हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं कोमल शेखावत और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम्स। इससे पहले हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड एट लास्ट बोहर मॉडल्स। तो इतने सारे मॉडल पढ़ने के बाद ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों लाया गया, मॉडर्न फिज़िक्स क्यों लाई गई। अब मैंने यहाँ पे फ़िज़िक्स बोला, आप बोलेंगे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट ये इसलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम पोर्शन हमने फ़िज़िक्स का पढ़ा है। इसमें हमने लॉज यूज़ करे हैं, हमने ग्रेविटेशन लॉ यूज़ करा है। वो सब किसका पार्ट है, वो फिज़िक्स का पार्ट है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल इसलिए लाया गया क्योंकि इससे पहले जितने भी मॉडल पढ़े हमने, उनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई, तभी हम यहाँ तक पहुँचे, राइट। तो इससे पहले हमने जो मॉडल पढ़ा, बोहर मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस रही। उस लिमिटेशंस के बाद में दो अजम्पशंस आई। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ एन मैटर्स। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी मैटर है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। कि कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल ये है, ये कोई मूव कर रहा है, ये पेन है, पेन ऐसे मूव कर रहा है, तो ये अगर ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो ये एक तो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और उसके साथ में क्या है, यहाँ से एक वेव भी मूव कर रही है इसके साथ में। तो ये किसने बोला था? डी ब्रॉगली ने बताया था, एक्सप्लेन करा था, राइट। उसके बाद में सेकंड मॉडल आया था, हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकंड था हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल या मैटर है, हम उसकी पोजीशंस एंड मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसका मोमेंटम एंड पोजीशन एक साथ फाइंड आउट करेंगे तो या तो पोजीशन में एरर आएगा या मोमेंटम में एरर आएगा। ये दोनों एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो ये दो असम्पशंस आए थे, उसकी वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम लाया गया, राइट। यहाँ तक हमने पढ़ा। फिर ये कोई एटम है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो एज सीटेड इसकी जो वेव है वो भी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। ये कोई वेव है, इसकी वेव मूव कर रही है। अब इस वेव से हम इस पार्टिकल्स का नेचर या इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इस वेव के थ्रू हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है इस पार्टिकल की। तो इसको कैसे पता लगा? तो एक साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, अरविंद स्क्रॉडिंगर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी भी पार्टिकल का उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जीज इक्वेशन लगा के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशंस, उन्होंने एक रिज़ल्ट लाया। और ये कब किया गया था? 1926 में करा उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने एक इक्वेशन लाया, वो इक्वेशन क्या है? साई इज इक्वल टू ई साई। ये इक्वेशन लाया, वेयर ये क्या है? हैमिल्टनियन ऑपरेटर, इसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं। ये साई है, साई क्या होता है? ये वेव फंक्शन होता है, ठीक है, वेव फंक्शन। और ई क्या है यहाँ पे? ई है एनर्जी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इसको हम ये एज अ रिज़ल्ट है, उन्होंने सारे इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करके एक फाइनल रिज़ल्ट लाया, और वो रिज़ल्ट है ये। अब इससे हमें किसी भी पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देखो, ये कोई साई है, ये हमने वेव फंक्शन लिया। वेव फंक्शंस को जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? एक तो हमें मिलेगी उस पार्टिकल की साइज़ क्या है, वो पता लगेगा, ठीक है, उसकी शेप क्या है और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, कि भाई वो किस ओरिएंटेशंस या एक्सिस में मूव कर रहा है, उसके ओरिएंटेशंस क्या है, या किस एक्सिस में वो मूव कर रहा है, राइट। साइज़ हमें पता लगेगा इससे। साइज़ हम डिनोट करते हैं एन से, वेयर एन इज़ इंडिकेटेड द साइज़ इंडिकेट करता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ये शेल्स हैं, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, ये चार शेल एंड सो ऑन।
और फिर इनका नामकरण करा गया। ये फर्स्ट सेल है, ये के है, ये एल है, ये एम है एंड ये लास्ट ये एन है। ठीक है, ये नाम क्या था। और इनका शेल्स नंबर भी डिनोट करेंगे। एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो, अगर n है, ये क्या साइज़ को इंडिकेट कर रहा है। n अगर 1 है तो इसका साइज़ छोटा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ n's बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये किस पे है, n किसको डिनोट कर रहा है, साइज़ को। ठीक है, तो n को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अभी हम फर्स्ट देखेंगे, हम देखेंगे। सो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड साइज़। ठीक है, ये साइज़ के बारे में बताता है और हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो n है, ये क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू होते हैं। इंटीग्रल मतलब n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज़ होती हैं। अगर n का नंबर ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ n की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे शेल्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, शेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, साइज़ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है। तो हमें फर्स्ट क्या पता लग रहा है, साइज़ पता लग रहा है। अब सेकंड क्या है, शेप। तो शेप हमें कैसे पता लगता है, तो सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसको हम और क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एल से। तो ये क्या बताता है, ये हमें बताएगा, ये हमें जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, सेकंड हमें क्या बताएगा, ये शेप हमें कैसे पता लगी जी, एल है राइट। यहाँ पे हमें एल है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर राइट। अब इसकी जो रेंज होती है, वो रेंज क्या होती है, रेंज होती है 0 to n-1, n-1। तो ये किस पे डिपेंड करती है, n पे, क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, और l को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो l को हम क्या बोल सकते हैं, सब शेल्स। क्योंकि जब हमने एक एटम है, एटम को हमने उसको जूम करा, तो हमें क्या पता लगा, हमें शेल्स के बारे में, जो क्या है, शेल्स मतलब नंबर ऑफ़ क्वांटम नंबर्स के बारे में पता लगा। जब हमने उसको और जूम किया, तो हमें क्या पता लगा, सब शेल्स के बारे में, जो किसको बताता है, शेप को बताता है। ठीक है, ये पता लगा। तो देखो, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे n है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n है, और इसके करस्पॉन्ड पे हम रखेंगे l, जो जिसकी रेंज होती है 0 to n-1 राइट, ये रख रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके l की वैल्यू क्या होगी, साइज़ क्या होगा, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, 0 - 1, 0 होगी l की वैल्यू। ठीक है, अब अगर n 2 है तो अगर इस यहाँ पे रखेंगे तो 1 पहला क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और एक और होगा, क्या होगा, अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं -1, 1 होगा। ठीक है, अगर n 3 है, अगर नंबर ऑफ़ शेल्स या क्वांटम नंबर 3 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, और क्या होगी, 3 - 1 2 होगी, 2 - 1 और क्या होगी, 1 होगी। तो क्या होगा, n के नंबर से एक लेस होगा। ठीक है, अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, 0 1 2 3 राइट। 5 रखते हैं, 0 1 2 3 4। तो जो नंबर है शेल्स के, उससे एक लेस होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से ये शेप के बारे में पता लग गया। अब हम इतने शेप्स होंगी इनके, अगर ये 2 है तो उसकी 2 शेप्स होंगी, 3 है तो 3 शेप्स होंगी, अगर n है तो उसकी 4 शेप्स होंगी। तो अब हम इन शेप्स के नेम के बारे में अगर देखो, अगर वैल्यू l की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी शेप का हम नेम क्या देंगे, क्या हो सकता है, s। अगर 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। 1 है तो हम क्या बोलेंगे, p नेम, और 2 है तो
डी और 3 है तो एफ। अब इनका नेम क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है? ये है शार्प, ये है प्रिंसिपल, ये है डिफ्यूज्ड और एफ है फंडामेंटल। तो ये तो नेम है, इसका इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है तो इसके लिए मैंने नेम बता दिया, बाकी इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये कोई एटम है, राइट। एटम की जब हमने थोड़ा जूम किया तो हमें इसके शेल्स मिली। जो शेल्स है वो हमें क्या बताती है? एन बताती है, जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। एज वी कॉल्ड इट्स साइज़, हमें साइज़ भी बताती है एटम का साइज़ क्या है, राइट। फिर हमने इसको थोड़ा और जूम किया तो हमें सब सेल्स के बारे में पता लगा, एल के बारे में बताता है, और वी कैन से शेप के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ से हमें इसकी शेप भी पता लगती है। तो एस के लिए कौन सी शेप होती है? स्फेरिकल। एस के लिए होती है ये कोई स्फेरिकल है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ यूँ मूव कर रहे हैं, सर्कुलर नहीं, जैसे बोहर ने बोला था कि ये न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन शेल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बोहर की तरह नहीं, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी रोटेट कर सकते हैं किसी भी स्फेरिकल के अंदर ऐसे। और पी के लिए क्या शेप बताई? कुछ डम्बल शेप, कुछ यूँ इस टाइप से मूव करते हैं और कुछ इस टाइप से, ठीक है। और डी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, इस शेप में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड हमने अभी तक हमने पढ़ लिया शेप, साइज़ पढ़ लिया, शेप पढ़ लिया। थर्ड क्या बताया था? ओरिएंटेशंस। तो अब हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशंस हमें कैसे पता लगेगी। तो जो ओरिएंटेशंस है वो हमें पता लगेगी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से, जिसे हम डिनोट करते हैं ml, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशंस बताता है कि भाई एक एटम है वो उसकी ओरिएंटेशंस क्या है, वो किस एक्सिस में मूव कर रहा है, और इसकी रेंज होती है L-2 प्लस L। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे L है, हमने यहाँ पे L लिया है, अगर L यहाँ पे 0 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज -0 से प्लस 0 0। अगर 1 है तो क्या होगी? -1 0 प्लस 1, ठीक है। अगर 2 है तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। अगर 3 है -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये होंगे। तो अब एज ए रिज़ल्ट होल के लिए हम कैसे बता सकते हैं कि भाई कोई मिस ना हो जाए किसी में, तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बताया। तो एज ए टोटल ml के लिए उन्होंने एक फार्मूला बताया, वो है 2l + 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इफ़ l की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, देन फाइंड आउट ml क्या होगा। तो ये वैल्यूज़ में पुट करेंगे, तो 2 × 4 + 1 8 + 1 = 9। सो 4 के लिए क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे देखो 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम होल में इन सब चीज़ों का सब एक साथ देखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू भी पुट करके हम पूरा टेबल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे n है, l है, m है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 है, लाइक ये कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, ठीक है। एटम को हम जूम करेंगे तो हमें शेल्स मिलेंगी। शेल्स के बाद में हमें क्या मिलेगा? हम और जूम करेंगे तो हमें सब शेल्स मिलेंगी, ठीक है। फिर इन सब शेल्स से हमें क्या पता लगेगा? ओरिएंटेशंस, कि भाई ओरिएंटेशंस क्या है किसी भी एटम का या पार्टिकल का, ओरिएंटेशंस हमें पता लगेगा, राइट। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l क्या होगा? l का फॉर्मूला क्या होता है? l होता है 0 to n-1, ठीक है। और m का क्या होता है? m होता है -1 to +1, ठीक है। तो l की वैल्यू अगर 0 है तो 0, यहाँ पे 0, और ये क्या होगा? 0। और 0 के लिए हमने बताया था क्या ऑर्बिटल होता है?
एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो फॉर्मूले में तो क्या आएगा, 0 एंड 0, राइट। और एक और आएगा n इज इक्वल टू 1, L1 क्यों, यहाँ से 2 रखेंगे तो -1 क्या आ जाएगा, 1। और इसका क्या है, इसका ऑर्बिटल s होता है 0 के लिए, और 1 के लिए क्या होता है, p होता है, ठीक है। इसके लिए तो 0 हो गया, ml की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हुई, 0 0। अब इसके लिए 1 के लिए क्या होगी, -1 0 +1, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या हुआ, 0, ये भी क्या हुआ, 0। एक और होगा, l की वैल्यू क्या होगी, 1 के लिए क्या होगा, -1 0 +1। एक और होगा, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2, क्या होगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो क्या आएगी, 0 के लिए 0, और इनका ऑर्बिटल क्या होगा, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d। अब 0 के लिए s, 4 अगर 1 है यहाँ पे 1 आएगा, 1 भी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, -1 0 +1, 4 एक और आएगा, इसके 3 आएंगे ओरिएंटेशंस, ठीक है। ओरिएंटेशंस शेप, 3 शेप्स आएंगी, तो क्या होगा, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। 4 3 भी होगा, क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 2 3, ठीक है, ये होगा। तो अब इसका शेप क्या होगा, S, इसका होगा P D एंड F, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, S ऑर्बिटल के लिए शेप क्या बताई थी, स्फेरिकल। S ऑर्बिटल के लिए क्या बताई थी, स्फेरिकल। तो ये कोई स्फेरिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये पीछे न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये स्फेरिकल के लिए। अब देखो, ये हमने इसके लिए बता दी। अब इसके S के लिए क्या होगा, ये जो शेप होगी सेम होगी बट साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेम साइज से शेप रहेगी, बस साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2s है, तो क्या होगा, शेप ये बड़ा हो जाएगा, और ओरिएंटेशन या मूवमेंट होगा वो कुछ यूँ ही होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वो यूँ ही मूव करेगा। अब P के लिए, हम देखते हैं P के लिए क्या है। P के लिए देखते हैं 2P के लिए। तो 2P के लिए यहाँ पे देखो कितनी शेप बन रही है, 2P के लिए यहाँ पे 3 बन रही है, ठीक है। तो 3 देखो, यहाँ पे एक्सिस बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये x y एंड z, ठीक है। अब मैंने बताया था पहले कि ये जो P होती है वो क्या होती है, डंबल शेप होती है। तो अब ये वाला कहाँ पे है, ये है 2px पे, तो वो कुछ उनका और इसका इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हम सेकंड में देखते हैं, z-x-y, और ये है 2py। इसमें ओरिएंटेशंस बीच में किस पे प्रेजेंट होगा, y पे, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब 2pz इसके लिए होगा, तो अब ये किस पे प्रेजेंट होंगे, z पे, z एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे डंबल शेप में, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम 3 के लिए देखते हैं, 3s के लिए देखते हैं। 3 के लिए क्या होगा, सिर्फ साइज़ बड़ा हो जाएगा, सेम रहेगा, बस क्या होगा, साइज़ से सब सेम रहेगा बट साइज़ बड़ा हो जाएगा। 3s के लिए देखते हैं,
वो साइज़ कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से रोटेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से, ठीक है। सेम 3p के लिए भी यही रहेगा, बट ये जो डंबल शेप है ये थोड़ी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। सेम रहेगा, सेम एज 2p, बट साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो डंबल्स की शेप है ये साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया, अब हमें F की P तक हो गया, अब हमें D का देखना है। D में कितने हैं, 5 है, तो 5 है तो क्या बनेगा, 5 शेप बनेगी यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कुछ इस तरीके से, y, ठीक है। तो जो फर्स्ट ओरिएंटेशन है वो किसका है, 3D एक्स वाई के बीच में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स एंड वाई के बीच में कुछ इस तरीके से हो जाएगा ओरिएंटेशंस, राइट। अब सेकंड है वाई एक्स के बीच में, तो उसमें कुछ वाई एक्स के बीच में होगा, तो ओरिएंटेशंस कुछ इस तरीके से होगा वाई एक्स के बीच में। ये किसका है, ये है z, y और x, ये है 3D y z, y z के बीच में, y z के, ये y है और ये z है, इनके बीच में ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब थर्ड है, ये हम देखेंगे x z के बीच में, z y x, ये है जेड एक्स के बीच में, तो इनकी इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। ये किसका है, 3D एक्स जेड, सॉरी। फोर्थ वन इज उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, वो किस पे है, 3D एक्स माइनस डी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस डी, अब माइनस है यहाँ पे बीच में, ये z है, ये y है, ये x है, तो इनका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस हो जाएगा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, अलोंग द एक्सिस, कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। एट लास्ट इसकी शेप z स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर होगा, तो उसकी कुछ अलोंग द एक्सिस z एक्सिस पे होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किल होगा, ठीक है। तो ये 5D ऑर्बिटल्स का हो गया, हमें यहीं तक पढ़ना है, हमें आपके सिलेबस में एफ का नहीं दिया हुआ है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब दैट्स इट फॉर टुडे, कल हम इससे रिलेटेड NCERT के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। So that's it for today, and if you like the video then like, comment and subscribe. Thank you.